अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल हिलाल अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा का इस्तक़बाल करता हूँ। तो असातिज़ा, आज के इस वीडियो में हम AP टेट 2018 से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चंद सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। हम सवालात को ना सिर्फ हल करेंगे बल्कि सवालात में मौजूद कॉन्सेप्ट्स को, तसव्वुरात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरीक़े के वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको इसके बारे में बतलाइए ताकि हमको मज़ीद वीडियो बनाने में हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तुलबा के किरदार का मुशाहिदा करने की गर्ज से एक मुअल्लिम अपने आप को खिलाड़ी की हैसियत से बच्चों के साथ मिलकर खेलता है। ये इस किस्म का मुशाहिदा है। यानी एक मुअल्लिम तुलबा के किरदार का मुशाहिदा करना चाह रहा, तो मुशाहिदा करने के लिए वो बच्चों के साथ अपने आप को एक खिलाड़ी की हैसियत से उनके साथ मिलकर खेलता है और खेल के दौरान उनका मुशाहिदा करता है। तो ये किस किस्म का मुशाहिदा है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझने की बात यह है कि मुशाहिदा कितनी किस्म का होता है। मुशाहिदा जो हम कर रहे हैं वो 4 किस्म का होता है। पहला मुशाहिदा है फॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन, दूसरा है इनफॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन, रस्मी मुशाहिदा, दूसरा है गैर रस्मी मुशाहिदा, तीसरा है पार्टिसिपेटरी इश्तराकी, चौथा है नॉन पार्टिसिपेटरी या फिर गैर इश्तराकी मुशाहिदा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल तो ऑप्शंस में नहीं दिया गया, तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, गैर इश्तराकी मुशाहिदा और इश्तराकी मुशाहिदा। गैर इश्तराकी मुशाहिदा किसे कहते हैं? गैर इश्तराकी मुशाहिदा यानी जो भी ऑब्ज़र्वेशन करने वाला होता है वो तुलबा के साथ या उन अफराद के साथ जिसका मुशाहिदा किया जा रहा है उनके साथ शरीक नहीं होता बल्कि दूर से उनका मुशाहिदा करता है। जैसे एक मुअल्लिम चलते चलते किसी तालिब इल्म का मुशाहिदा कर रहा है तो ये नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्ज़र्वेशन या गैर इश्तराकी मुशाहिदा कहलाता है। फिर इश्तराकी मुशाहिदा यानी मुशाहिदा करने वाला भी जिसका मुशाहिदा किया जा रहा है उनके साथ मिलकर गैर महसूस तरीक़े से उनका मुशाहिदा करता है, जिसको हम इश्तराकी मुशाहिदा कहते हैं। तो आप यहाँ पर सवाल की नौइयत से समझ सकते हैं, एक मुअल्लिम बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा है और खेल के दौरान उनका मुशाहिदा कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, इश्तराकी मुशाहिदा, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है। उसके बाद बचा यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल मुशाहिदा। क्या है फॉर्मल मुशाहिदा? यानी एक मनसूबाबंद तरीक़े से मुशाहिदा किया जाता है और मुशाहिदे के नुकात को या नताइज को उसमें नोट किया जाता है। ठीक है। इनफॉर्मल मुशाहिदा में कोई पहले से मनसूबाबंदी नहीं पहले से कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती, काम में मसरूफ़ रहते हुए मुशाहिदा कर लिया जाता है और ना ही कोई पहले से मनसूबाबंदी की जाती है और ना ही इसके नताइज को नोट किया जाता है। तो ये था इनफॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हस्बे ज़ैल में ये बयान सही है। तो आपको यहाँ पर 4 नशोनुमा के उसूल दिए गए हैं, आपको जो है कौन सा उसूल यहाँ पर सही है वो बताना है। तो पहला है नशोनुमा खलील मुद्दती अमल है, एक छोटा कम मुद्दती अमल है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नशोनुमा बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जब से शुरू होती है और इंसान की मौत तक नशोनुमा चलती रहती है। नशोनुमा में इनफरादी तफावत नहीं पाए जाते, ये भी बिल्कुल गलत है। नशोनुमा में इनफरादी तफावत पाए जाते हैं। किस तरीके से नशोनुमा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं? हम देख सकते हैं कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे उनके जहनी एतबार से, उनके जिस्मानी एतबार से, उनके जज्बाती एतबार से जो है मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के 2 जुड़वा बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा हमारा ऑप्शन है तमाम मराहिल में नशोनुमा एकसा नहीं होती। बिल्कुल हर मरहले में नशोनुमा अलग अलग होती है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वह एक ज़र्रे से 1 फीट या 1.5 फुट लंबा हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से जिस्मानी नशोनुमा दीगर हिस्सों में, दीगर मराहिल में नहीं पाई जाती। तो नशोनुमा हर मरहले में अलग अलग होती है।
ठीक है, चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, नशोनुमा की पेशन गोई की जा सकती है। किस तरीके से हम नशोनुमा की पेशन गोई कर सकते हैं? मान लीजिए किसी बच्चे के लंबाई में इजाफा नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि जब बच्चा 13 से 14 साल का हो जाएगा तो खुद ब खुद उनकी हाइट में इजाफा होगा। तो किस तरह डॉक्टर ने ये कहा कि 13 से 14 साल के बाद बच्चे की हाइट में इजाफा होगा? तो डॉक्टर ने पेशन गोई की। तो हम नशोनुमा की पेशन गोई कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि बच्चा आज बच्चा है, कुछ दिनों के बाद वो एडोलेसेंस में आएगा, कुछ दिनों के बाद वो जवानी में आएगा, फिर बुढ़ापे में आएगा। तो हम इस तरह से नशोनुमा की पेशन गोई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बच्चों का अपने दोस्तों के साथ अंजाम दिया जाने वाला वो खेल जिसे पहला समाजी मशगला कहा जाता है, वो कौन सा खेल है जिसको बच्चे का पहला समाजी मशगला कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है तन्हा खेल, सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में बच्चे अकेले खेलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर अकेले खेलते हैं, अपने आप में ही खिलौनों के साथ अकेले खेलते हैं। दूसरा है पैरेलल प्ले या मुतवाज़ी खेल। मुतवाज़ी खेल में बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलता है, लेकिन दोस्तों के एक्टिविटीज़ में, दोस्तों के मशागिल में या दोस्तों के खेल में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ दोस्तों के साथ बराए नाम होता है, लेकिन अपने आप में ही वो मशगूल होता है। तीसरा है कोऑपरेटिव प्ले या इश्तराकी खेल। इस खेल में बच्चा अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ खेलता है और यही वो खेल है जिसे पहला समाजी मशगला कहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, बंडूरा के मुताबिक समाजी इक्तिसाबी नज़रिए का पहला मरहला। बंडूरा के मुताबिक समाजी इक्तिसाबी नज़रिए का पहला मरहला। बंडूरा के समाजी इक्तिसाबी नज़रिए को हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मुशाहिदाती इक्तिसाब के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हम इसको मॉडलिंग, तक़लीद के नाम से भी जानते हैं। तो इसके मुताबिक समाजी इक्तिसाबी नज़रिए का पहला मरहला, सीखने का पहला मरहला क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एहफाज, रिप्रोडक्शन, तवज्जे, कुमक। तो देखिए, बंडूरा ये मानता है कि बच्चा या फ़र्द सीखने के दौरान पहले किसी भी चीज़ को तवज्जे के साथ देखता है, फिर उसको याद करता है, फिर उसके तरह करने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन करता है, फिर उसके बाद उसको उस काम को करने के लिए अगर वो मोटिवेशन मिलता है तो वो काम को जारी रखता है, अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो काम को छोड़ देता है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर जमाने के लिए कहा जाए तो पहला तो मरहला है तवज्जे, अटेंशन, दूसरा मरहला है रिटेंशन, तीसरा मरहला है रिप्रोडक्शन और चौथा मरहला है रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। किस तरीके से हम इस मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं? मान लीजिए एक फ़र्द को, एक बच्चे ने देखा कि फ़र्द जो है सिगरेट पी रहा है, तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है? उस फ़र्द को तवज्जे के साथ देखता है। ठीक है, तो ये हो गई अटेंशन। फिर उस सिगरेट पीने की आदत को वो जो है अपने जहन में बिठाता है, याद रखता है या उसका रिटेंशन करता है। अब उसके बाद वो क्या करता है? जब उसकी तरह करने की कोशिश करता है, यानी कि वो सिगरेट पीता है। ठीक है, जब वो सिगरेट पीता है तो उसकी माँ उसको देखकर उसको पीटती है या डांटती है, तब वो सिगरेट पीना छोड़ देता है। यानी यहाँ पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिला तो उस काम को जारी नहीं रखता। बंडूरा के मुताबिक अगर रीइंफोर्समेंट बच्चों को नहीं मिलता है, अगर वो किसी सीखे हुए मवाद को तर्क कर देते हैं, तो बंडूरा के मुताबिक लर्निंग नहीं हुई। अगर बच्चे को काम को करने के लिए रीइंफोर्समेंट मिलता है या मोटिवेशन मिलता है और वो उस काम को जारी रखता है, तब बंडूरा मानता है कि लर्निंग हुई। तो ये थे बंडूरा के लर्निंग के 4 मरहले, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो हमारा सही जवाब है अटेंशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, इस किस्म की लीडरशिप में लीडर का रोल बराए नाम होता है और तमाम अराकीन मुकम्मल आज़ादी रखते हुए अपना हतमी फ़ैसला लेते हैं। तो किस किस्म की लीडरशिप में लीडर का रोल बराए नाम होता है? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है जमहूरी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है खुद मुख्तार, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है गैर मदाखिलती और चौथा है हमारे पास मखलूत या इक्लेक्टिक।
तो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में क्या होता है? जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में अराकीन और लीडर दोनों होते हैं। यहाँ पर लीडर हतमी फ़ैसला लेता है, लेकिन अराकीन को अपने मशवरे देने की आज़ादी होती है और अराकीन के मशवरों से लीडर अपना आखिरी फ़ैसला सुनाता है। ख़ुद मुख्तार या ऑटोक्रेटिक, जिसको हम तानाशाही कहते हैं या डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसमें हतमी फ़ैसला लीडर ही लेता है। अराकीन को किसी किस्म की आज़ादी नहीं होती है और जो भी लीडर की जानिब से फरमान जारी किया जाता है वो तमाम अराकीन को मजबूरन या जबरन मानना पड़ता है, ज़बरदस्ती मानना पड़ता है। तो ये हो गई ख़ुद मुख्तार लीडरशिप। और तीसरा ऑप्शन है गैर मदाखिलती। यहाँ पर लेसेस फेयर एक फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लेसेस फेयर गैर मदाखिलती किस्म की जो लीडरशिप होती है, इसमें लीडर का रोल बराए नाम होता है और अराकीन को मुकम्मल आज़ादी होती है और अराकीन ही इसमें फ़ैसला लेते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गैर मदाखिलत या लेसेस फेयर, ये जो है हमारा ऑप्शन सही है। तो आप ये याद रखिए, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है लेसेस फेयर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये जो है फ्रांसीस ज़बान का वर्ड है ये। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तश्कीली जाँच में मुख्तसर इम्तिहान स्लिप टेस्ट के लिए दी जाने वाली क़दर, यानी कितने मार्क्स का हम जो है स्लिप टेस्ट लेते हैं एक फॉर्मेटिव असिस्मेंट में, तश्कीली जांच में। तो यहाँ पर हम 20 मार्क्स का इम्तिहान लेते हैं स्लिप टेस्ट में। 1st to 5th क्लास के लिए अगर आपको पूछा जाए स्लिप टेस्ट कितने मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स का होता है। 6 to 10th क्लास के लिए स्लिप टेस्ट जो है हमारा फॉर्मेटिव असिस्मेंट का जो मुख्तसर इम्तिहान है स्लिप टेस्ट, वो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, स्लिप टेस्ट, मैं यहाँ पर सिर्फ स्लिप टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मुख्तसर इम्तिहान। इसके अलावा और भी कंपोनेंट होते हैं फॉर्मेटिव असिस्मेंट में। 20 मार्क्स का तो हो गया हमारा स्लिप टेस्ट, उसके बाद 10 मार्क्स का हमारा हो गया रिटर्न वर्क या फेयर नोट, और 10 मार्क्स का हो गया हमारा रीड एंड रिफ्लेक्ट, और 10 मार्क्स का होगा हमारा प्रोजेक्ट वर्क। इस तरह टोटल फॉर्मेटिव के 50 मार्क्स होते हैं एक फॉर्मेटिव के प्राइमरी सेक्शन पे। अब अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो 5 मार्क्स का स्लिप टेस्ट होता है, 5 मार्क्स का रीड एंड रिफ्लेक्ट होता है, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और 5 मार्क्स का फेयर नोट होती है। तो यहाँ पर हमारा सवाल था तश्कीली जांच में मुख्तसर इम्तिहान के लिए दी जाने वाली क़दर। चूँकि यहाँ पर 5 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर 20। प्राइमरी लेवल के लिए फॉर्मेटिव असिस्मेंट में स्लिप टेस्ट 20 मार्क्स का होता है। हाई स्कूल लेवल में फॉर्मेटिव असिस्मेंट में जो स्लिप टेस्ट होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो इस बात को आप ज़हन नशीन रखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। बच्चों को तबई तौर पर तकलीफ़ देने वाला मौजू, NCF 2005 के मुताबिक बच्चों को तबई तौर पर तकलीफ़ देने वाला, निगरानी करने वाला स्कूल का अमला, खरीब में स्कूल का पाया जाना, सहूलत बख्श बैतुल खला या ज़्यादा बोझ वाला स्कूल बैग। तो ज़्यादा बोझ वाला स्कूल बैग ही NCF 2005 के मुताबिक बच्चों को तबई तौर पर तकलीफ़ देने वाला मौजू है। इनफैक्ट जो हमारा NCF 2005 है उसकी बुनियाद ही यशपाल कमेटी है। यशपाल कमेटी की बुनियाद पर ही NCF 2005 को फ्रेम किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घंटी बजाने पर लुआब खारिज होना जैसे मशरूत रद्द अमल का रफ्ता रफ्ता गायब होना क्या कहलाता है? तो ये सवाल क्लासिकी मशरूतियत से है जिसको पावलोव ने पेश किया। पावलोव ने कुत्ते पर तजुर्बात किए और कुत्ते पर तजुर्बात करने के बाद उसने अपने प्रोसेस ऑफ लर्निंग को पेश किया। तो जब कुत्ते पर पावलोव ने तजुर्बा किया तो जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता था तो साथ ही उसके साथ घंटी बजाई जाती थी। तो इस तरह कुत्ता सीख गया कि जब कभी भी घंटी बज रही है यानी खाना आने वाला है, तो जब कभी भी घंटी बजाई जाती तो कुत्ते के मुंह से लुआब का इखराज होता। तो इसको पावलोव ने एक्विजिशन का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद पावलोव ने क्या किया, अपने तजुर्बे में थोड़ी सी तरमीम की और मुख्तलिफ़ किस्म की घंटियों को बजाया और हर घंटी बजाते वक्त उसने कुत्ते को खाना दिया। तो इस तरह कुत्ता समझ गया कि किसी भी किस्म की घंटी का बजना या किसी भी किस्म की आवाज़ का आना मतलब खाना आने वाला है। तो जब कभी भी कुत्ता किसी भी किस्म की आवाज़ को सुनता तो उसके मुंह से लुआब का इखराज होता। यहाँ तक कि जब कोई पैदल भी अगर कुत्ते के पास से गुज़र जाता तो वो पैदल पाँव की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लुआब का इखराज हो जाता। तो इसको पावलोव ने जनरलाइजेशन या तामीम कहा।
इसके बाद उसने अपने तजुर्बे में थोड़ी सी तरमीम करते हुए मुख्तलिफ़ आवाज़ों वाली घंटियाँ ली, लेकिन एक मखसूस आवाज़ वाली घंटी के वक्त ही उसको खाना दिया। यानी 4-5 किस्म की घंटियाँ ली, एक घंटी बजाई, उसको खाना दिया। फिर बीच में उसने 4-5 घंटियाँ बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। फिर पहली वाली घंटी बजाई, खाना दिया। फिर मुख्तलिफ़ आवाज़ों वाली घंटियाँ बजाई, खाना नहीं दिया। फिर तीसरी मरतबा पहली वाली घंटी बजाई, खाना दिया। तो इस तरह कुत्ता समझ गया कि एक किस्म की जो आवाज़ है, मखसूस आवाज़, उसके आने पर ही खाना आ रहा है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि उस मखसूस आवाज़ वाली घंटी पर ही कुत्ते ने लुआब का इखराज किया। तो इसको पावलोव ने डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज़ कहा, या हम इसको फ़र्क करना भी कह सकते हैं। कुत्ता मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों में फ़र्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको इम्तियाज़ या डिस्क्रिमिनेशन पावलोव ने कहा। उसके बाद पावलोव ने अपने तजुर्बे में थोड़ी सी तरमीम की, और जब कभी भी घंटी बजती तो खाना उसको नहीं दिया जाता, खाली वक्त में उसको खाना दिया जाता। फिर बीच में घंटी बजाई जाती लेकिन खाना नहीं दिया जाता। तो इस तरह कुत्ते ने जो इक्तिसाब किया था कि घंटी की आवाज़ आने पर खाना आता है, ये इक्तिसाब गायब हो गया। तो इसको पावलोव ने मजदूदिया एक्सटिंक्शन कहा, मजदूदिया गायब हो जाना, क्योंकि जब कभी भी घंटी बजाई जाती उसको खाना नहीं दिया जाता। तो इस तरह उसने जो सीखा था, जो इक्तिसाब किया था कि घंटी की आवाज़ पर खाना आएगा, वो भूल गया, वो गायब हो गया। अब घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लुआब का इखराज नहीं हो रहा था। तो इसको पावलोव ने एक्सटिंक्शन कहा। फिर उसके बाद दोबारा जो वो इक्तिसाब कुत्ता भूल चुका था, उसको दोबारा याद दिलाने के लिए फिर जब कभी भी घंटी बजाई जाती उसको खाना दिया जाता। तो फिर से कुत्ता वो जो है इक्तिसाब को सीख चुका है। यानी जब कभी भी घंटी बजाई जाती तो कुत्ते के मुंह से लुआब का इखराज होता। तो इसको पावलोव ने फौरी बाजियाबी या स्पॉन्टेनियस रिकवरी का। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है मजदूदिया एक्सटिंक्शन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क़ानून आमादगी, क़ानून मश्क और क़ानून तासुर दर्जे झेल इक्तिसाबी नज़रिए का नतीजा है। ये कौन से क़ानून में से एक है चारों में से? क़ानून मश्क, क़ानून आमादगी और क़ानून तासुर। तो ये सही व ख़ता का नज़रिया है जिसको E.L. थॉर्नडाइक ने पेश किया। यहाँ पर क्लासिकी मशरूतियत है जिसको पावलोव ने पेश किया, अमली मशरूतियत ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको स्किनर ने पेश किया, और बसीरती इक्तिसाब जिसको कोहलर ने पेश किया। ठीक है, तो सही व ख़ता के ये 3 क़ानून है। क़ानून आमादगी यानी सीखने के लिए बच्चे आमादा होना चाहिए, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, तबई तौर पर। फिर क़ानून मश्क हमको ये बताता है कि बार बार किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से हमको वो चीज़ याद रहती है। जैसे हम रियाजी के सवालात को बार बार अगर उसको हल करें तो हमको अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। क़ानून तासुर हमको ये बताता है कि किसी भी काम का अगर हम पर उसका मुस्बित असर पड़ रहा है तो हम उसको जारी रखते हैं, अगर उस काम का असर हम पर मनफी पड़ रहा है तो हम उसको तर्क कर देते हैं। तो ये क़ानून तासुर है। अगर आप चाहते हैं कि ये 4 क़वानीन के ऊपर, 4 नज़रियों के ऊपर आपको एक वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, हस्बे झेल में से ये एक सानवी ज़रूरत है, सेकेंडरी नीड है। तो यहाँ पर ऑप्शन से हमारे पास ग़िज़ा, पानी, शनाख्त, नींद। तो हम यहाँ देख सकते हैं ग़िज़ा भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, पानी भी और नींद भी। ये 3 भी हमारी जो है फिजियोलॉजिकल नीड कहेंगे हम इसको। इन तीनों को हम फिजियोलॉजिकल नीड है, जबकि शनाख्त हमारी सेकेंडरी नीड है। तो हमारा सही जवाब है शनाख्त या फिर रिकग्निशन। ठीक है, तो ये थे AP टेट 2018 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन से चंद सवालात जिसको हमने यहाँ पर हल करने की कोशिश की और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि अगले वीडियोज़ बनाने के लिए हमको हौसला अफजाई मिल सके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।